आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांज काफ्का के एक नोवेला को, द मेटामॉर्फोसिस। ये एक एग्जिस्टेंशलिस्ट जो टेक्स्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राइटर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रांज काफ्का 3 जुलाई 1883 में प्रॉग, हंगरी, बोहेमिया में पैदा हुए। ये जर्मन स्पीकिंग राइटर, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो कि 20th सेंचुरी के मेजर फिगर में काउंट किए जाते हैं। इन्होंने रियलिज्म और फैंटेसी के फॉजेस यानी मिक्सचर वगैरह, जिनमें रियलिज्म के साथ हमें फैंटेसी का असर भी नज़र आता है, उन एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। उन्होंने अपने मोस्टली वर्क्स में बहुत से इम्पोर्टेंट थीम्स को एक्सप्लोर किया। वो इम्पोर्टेंट थीम्स क्या थे? जैसे अलाइनेशन, एग्जिस्टेंशियल, एंग्जाइटी, गिल्ट और अब्सर्डिटी वगैरह। उसके बेस्ट वर्क्स जिसमें शॉर्ट स्टोरी भी थी और उनके नोवेला भी शामिल थे, उनमें मेटामॉर्फोसिस जो नोवेला है वो बहुत मशहूर हुआ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उनका लिटरेचर में एक डिस्टिंक्ट पोजीशन रही। उन्होंने अपने वर्क में ज़्यादातर मॉडर्निज्म के स्टाइल्स को इस्तेमाल किया। एक राइटर होने के अलावा वो एक इंश्योरेंस ऑफिसर भी थे। वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका फॉर्मल रिलेशंस के अलावा बहुत सी वुमेन के साथ भी रिलेशंस था, बट उन्होंने शादी नहीं की थी। काफ्का का बहुत कम वर्क उसकी लाइफ में पब्लिश हुआ और ज़्यादातर जो है वो वर्क जो था वो इनकम्प्लीट था। उसने अपनी विल में ये लिखा था कि उसका जो अनफिनिश्ड वर्क है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बट उसकी इस विल को इग्नोर कर दिया गया आफ्टर हिज डेथ। और उनके वर्क्स का बहुत से राइटर्स, क्रिटिक्स, आर्टिस्ट और फिलोसोफर पर बहुत इन्फ्लुएंस रहा। उनके मेजर वर्क्स जो हैं वो द ज़ैल हैं, द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द जजमेंट, द कॉस्टल, कंटेम्पलेशन, अ हंगर आर्टिस्ट, लेटर्स ऑफ लाइफ। फ्रांज काफ्का को लंग ट्यूबुलर क्लोसिस की बीमारी हो गई और सिर्फ 40 इयर्स की एज में यानी 1924 3 जून 1924 को उनकी डेथ हो गई। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो अबाउट राइटर। अब हम इस प्ले का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये प्ले कब पब्लिश हुआ था। ये एक एलोगेरिक नोवेला है जिसे फ्रांज काफ्का ने लिखा। नोवेला क्या होता है आपको पता है कि नोवेला जो है एक शॉर्ट नॉवल होता है, लाइक कंप्लीट नॉवल नहीं होता, ब्रीफ नॉवल नहीं होता, लेकिन शॉर्ट नॉवल होता है, उसको हम नोवेला बोलते हैं। तो ये एक एलोगोरिक नोवेला है जिसे फ्रांज काफ्का ने लिखा, जो कि पहली दफ़ा 1915 में पब्लिश हुआ। मेटामॉर्फोसिस जो कि काफ्का का मोस्ट फेमस वर्क है, उसमें सेल्समैन ग्रेगर सैम्सा की स्टोरी के बारे में बताया गया है। इस नोवेला को वाइड रेंज में क्रिटिक्स के दरमियान डिस्कस किया गया, जिसमें डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशन दी गई। इस नोवेला में सेल्समैन जो कि एक सुबह उठता है और सडनली अपने आप को एक बड़े ही इंसेक्ट में ट्रांसफर महसूस करता है। जैसे इस नोवेल में मॉन्स्टीरियस वर्मिन का नाम दिया गया है, जो कि कॉमनली एक कॉकरोच को डिपिक्ट कर रहा है। इसे बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया और बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट लैंग्वेज में। इसका ओरिजिनल टाइटल जो है डाई वार वार्लंग, जबकि इसका टाइटल ट्रांसलेटेड जो है, यानी जो ट्रांसलेटेड टाइटल है वो मेटामॉर्फोसिस, जिसका लेक्सिकल मीनिंग चेंज ऑफ फिजिकल फॉर्म, यानी जिस्मानी तौर पर किसी किस्म का चेंज के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। और स्पेशली इंसानों का एनिमल्स में चेंज होने को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब बाकायदा तौर पे हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इसके करैक्टर्स देख लें तो हम इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन कहानी का जो मेन करैक्टर है वो है ग्रेगर सैम्सा। ये इस नोवेला का लीडिंग करैक्टर है। यही वो इंसान है जो एक इंसेक्ट में चेंज हो जाता है, और इंसान होने के अलावा जब वो इंसेक्ट भी होता है उस वक्त तमाम हार्डशिप को बिना किसी कंप्लेंट के फेस करता है। ये बहुत ही कर्जियस होता है। इस इंसिडेंट से पहले जब उसका फादर बूढ़ा हो जाता है तो अपनी फैमिली के लिए मनी अर्नर बन जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करता है। इवन के वो जो जॉब करता था वो उसके लिए नापसंदीदा थी, यानी कि वो ट्रैवलिंग सेल्समैन बनना उसे पसंद नहीं था, बट उसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ा।
और जब वो एक बग में तब्दील हो जाता है तो जल्दी से अपनी न्यू कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो मज़ीद परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता। उस स्टोरी में वो ग्रेगर को एक काम इंसान जो कभी क्वेश्चन नहीं करता की तरह रेट किया गया है। ग्रेगर अपने मेटामॉर्फोसिस के रीजंस को फाइंड करने के बजाय आगे आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद को रेडी करता है। इवन कि जब वो इंसेक्ट बनने के बाद काम पर जाना चाहता है तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और वो मनी अर्नर बनना चाहता है, लेकिन अपनी हालत की वजह से वो नहीं जा सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ग्रेट सामसा है। ये ग्रेगर की सिस्टर है, जो कि इस नावल का एक दूसरी मेन कैरेक्टर है। और ग्रेट इस नावला में अकेली पर्सन है जो कि थ्रू आउट अपने ब्रदर ग्रेगर के लिए पीटी की फीलिंग रखती है, यानी बहुत सिंपैथेटिक फीलिंग्स रखती है। इस नावला में ग्रेगर की ट्रांसफॉर्मेशन से पहले दोनों बहन भाई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और अफेक्शन नज़र आती है। कॉन्सिक्वेंटली ये अपने भाई की अकेली केयर टेकर बन जाती है। ये उसके लिए फूड लाती है, उसका रूम वगैरह साफ़ करती है, इवन के उसके तमाम काम करती है। इस स्टोरी में ग्रेट ने अपने भाई के साथ तल्लक रखने वाली सिंगल ह्यूमन के तौर पर हमें वो नज़र आती है, क्योंकि उसका बाप जो है उसके साथ उसका पहले भी रिलेशन इतना खास कोई अच्छा नहीं था, लेकिन जब से वो इस वर्मन में चेंज हुआ है तो उसका बाप जो है वो उसे फुल इग्नोर कर रहा है। इवेंचुअली ये मैच्योर होती है और ग्रेगर की केयर करना अपनी ड्यूटी समझती है, ना कि कोई काइंडनेस टास्क समझती है। उस काम में किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करती, और एट लास्ट वो अपने भाई के लिए किए जाने वाले कामों को एंजॉय नहीं करती, क्योंकि वो भी इंसान होती है जो ग्रेगर से जान छुड़वाना चाहती है। और वो थक चुकी होती है कि ये काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लाइक जब एक सुबह वो वर्मन की शक्ल में बैठ गया तो दूसरी सुबह से वो वापस इंसान होना चाहिए था, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा था। तो इससे उसकी जो बहन है वो थक चुकी थी और जान छुड़वाना चाहती थी। उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करनी पड़ती थी, इसलिए ग्रेगर को लेकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही बेज़र यानी अनइम्पॉर्टेंट लगती थी, और वो अब उससे पीछा छुड़वाना चाहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है द फादर। अब फादर का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन फादर को एज अ फादर ही डिस्कस किया गया है। स्टोरी में ग्रेगर्स पॉइंट्स को उसके फादर के ज़रिए ही पता चलता है, जो कि उसकी स्टोरी में एक अनकाइंड और होपलेस मैन है जो कि सिर्फ मनी से ही कंसर्न रखता है, जो कि अपने सन से क्लोज नहीं है। बिजनेस में लॉस के बाद उसने गिव अप कर दिया और कोई भी काम करना मुनासिब नहीं समझा, और इसलिए वो ग्रेगर के काम के ग्रेगर जो है उसका बेटा उसका वो काम के लिए फोर्स करता होता है, ताकि वो अपने फादर के जो डेप्ट हैं, जो कर्ज हैं, उनको पे कर सके। ग्रेगर की इस कदर हेल्प के बावजूद जब वो मेटामॉर्फोसिस के बाद उसके फादर के दिल में कोई सिंपैथी उसके लिए नहीं होती, क्योंकि ग्रेगर ने उसकी बहुत हेल्प की होती है। उसके सारे डेप्ट जो हैं वो चुका दिए होते हैं, और जब वो मेटामॉर्फोसिस बन जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके फादर के दिल में उसके लिए फिर भी कोई सिंपैथी नहीं आती। इवन कि उसने कई बार ग्रेगर पर अटैक भी करना चाहा। इस नॉवल में आथर ने फादर सन का एक स्ट्रेंज रिलेशन दिखाया है। मोर एवर ग्रेगर ने कभी भी अपने फादर के लिए कोई अफेक्शन शो नहीं किया। उसे लगता है कि उसके इस नापसंदा जॉब करवाने के वाले ही इसके फादर हैं, और उस फादर ने उसे ट्रैप किया था ये जॉब करवाने के लिए। नेटर ने पूरे नॉवला में उसका नेम नहीं बताया है, इवन के ग्रेगर के थॉट्स में भी उसे द फादर के नाम से लिखा है। तो अब हम बढ़ते हैं प्लॉट एंड समरी की तरफ। इस नॉवला में एक और कैरेक्टर है ग्रेगर की मदर का, जो कि अपने बेटे की तरफ अफेक्शन रखती है, और माँ तो माँ होती है ना, लेकिन उसको थोड़ी सी परवाह होती है अपने बेटे की। इवन तो वो उस वक्त एक इंसेक्ट में तब्दील हो चुका होता है, लेकिन उसको उसके लिए केयर करती है और अपनी अफेक्शन शो करवाती है जब वो फर्नीचर वगैरह उठा रहते हों उसके घर से, उसके कमरे से। तो अब हम बढ़ते हैं प्लॉट एंड समरी की तरफ। ग्रेगर सामसा अपने बेड से उठता है एक सुबह और डिस्कवर करता है कि वो एक जाइंट बग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो बहुत हैरान होता है और कि उसे क्या हुआ है। वो रात को तो ठीक सोया था। फिर वो अपने छोटे से रूम की तरफ देखता है जहाँ हर चीज़ नॉर्मल है सिवाय उसके बॉडी के। वो सेल्समैन ट्रैवलिंग एजेंट होता है और उसमें इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक्स जो हैं वो देखता है। एक औरत की जो पिक है वो फ्रेम में लगी हुई पिक्चर है और वो विंडो पर लगी हुई है और सब कुछ नॉर्मल था। वो दोबारा सोना चाहता है ताकि वो भूल सके कि क्या हुआ है, लेकिन अपनी बैग की शेप, राउंड शेप की वजह से वो ऐसा ना कर सका।
फिर वो अपनी जॉब के बारे में सोचता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो चेंज हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक कॉकरोच की बॉडी के अंदर, और सिर्फ उसका जो हेड है वो ठीक है। तो वो यानी कि उसकी जो थॉट्स हैं वो भी इंसानों जैसी हैं, जिसके ज़रिए वो सोच रहा है, अपनी जॉब के बारे में सोच रहा है। वो अपने बॉस को क्या एक्सक्यूज़ देगा कि वो जो है अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर सका। दूसरी तरफ बाहर से ग्रेगर की मदर उसे याद करवाती है, यानी आवाज़ देती है कि उसे जॉब पर जाना है, ट्रेन लेनी है, तो वो उठ जाए। लेकिन वो अपनी माँ को रिप्लाई करने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी वॉइस भी चेंज हो चुकी है। उसकी मदर, फादर, उसकी सिस्टर जो हैं सभी दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं, दरवाज़े को नॉक करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं सकता। तभी दरवाजे पर बेल की आवाज़ आती है। तो क्या होता है कि वो बाहर देखता है, वो ऑफिस मैनेजर था जो कि ग्रेगर को लेने आया था, चेक करने आया था। अब ग्रेगर वो सब जो मिलके जो है ग्रेगर के दरवाज़ा जो है वो खटखटा रहे थे और खोलने की कोशिश कर रहे थे, और परेशान हो रहे थे कि वो क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रहा और कोई आंसर नहीं कर रहा। और बहुत मुश्किल से ग्रेगर जो है वो वायलेंटली अपनी जो है बॉडी को रेंगता हुआ, यानी रेंगता हुआ फ्लोर की तरफ आता है, और फिर उसे आवाज़ आती है ऑफिस मैनेजर की। वो पूछ रहे होते हैं कि क्या सब ठीक है। फिर वो ऑफिस मैनेजर उसकी फैमिली को बताता है कि ग्रेगर का काम जो है वो ठीक नहीं करता, वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके काम से, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा है। उसके बारे में रूमर्स हैं कि उसने पैसे भी चुराए हैं। जब ऑफिसर ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है तो सब लोग जो हैं वो स्ट्रेंज वॉइस सुनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी उसकी सिस्टर डॉक्टर और लॉक स्मिथ यानी चाबी वाले को लेने के लिए जाती है, यानी कि जो दरवाज़ा खोले। ग्रेगर जो है वो दरवाजे पर पहुंचता है और अपने मुंह से दरवाज़ा खोलता है। उसे देखकर सब लोग हैरान और परेशान होने के साथ साथ अफ्रेड भी हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं। वो देखते हैं कि ग्रेगर अब एक बहुत ही ह्यूज इंसेक्ट बन चुका है। मीनवाइल ग्रेगर अपनी बदतमीज आवाज़ के साथ ऑफिसर से पूछता है कि वो यहाँ उसके बारे में नेगेटिव गॉसिप क्यों कर रहा है। ऑफिसर डरता हुआ पीछे को हो जाता है। वो अपनी न्यू लेग्स के साथ प्रॉबल कर रहा होता है और सब उसको उसकी बेडरूम भेजने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सब डर जाते हैं कि वो क्या चीज़ बन चुका है। इसी भागम दौड़ में डॉरवे में स्टक होने की वजह से जो ग्रेगर है वो थोड़ा सा इंजरी हो जाता है। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है ये मैंने आपको ना समरी की पार्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 1 इसको समरी को मैंने 3, ये छोटा सा नोवेला है और उसको मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट के अंदर। तो पहले पार्ट बताऊंगा, फिर मैंने उसका एनालाइज करूंगा, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट बताऊंगा, फिर एनालाइज करूंगा, फिर उसका एनालिसिस बताऊंगा, फिर पार्ट 3 और फिर उसका एनालिसिस। ये नोवेला तो जो पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया, इसको मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो सके इस नोवेल के साथ और इस नोवेला के साथ, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे पार्ट 1 की समरी जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ पार्ट 1 का, जो जितना मैंने अब तक पढ़ा है उसका मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। मेटामॉर्फोसिस की ओपनिंग से ही हमें इसी नोवेला की जो ट्रेजेडी का पता चल जाता है कि ग्रेगर एक बहुत बड़ा इंसेक्ट बन चुका है, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को नरेटर ने बहुत ही सोबर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में प्रेजेंट किया है। ग्रेगर की टोन में भी बिगिनिंग में ही हमें अब्सर्डिटी देखने को मिलती है, जैसा कि सबसे पहले इसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह को फाइंड नहीं किया, बल्कि उसको ये एक सिंपल स्लीप डिस्टर्बेंस, ऑर्डिनरी स्लीप डिस्टर्बेंस लगी कि वो अभी सोएगा और जब दोबारा उठेगा तो ठीक होगा। वो कहता है ना कि वो आंख सोने की कोशिश करता है। और स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो हमें पता चलता है कि उसे मोस्टली अपनी जॉब से कंसर्न है, जो कि एक ऑर्डिनरी थॉट है। इस सेक्शन में हमें ग्रेगर की ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड तफसीलात यानी डिटेल्स का पता चलता है, और हमें इसकी फैमिली की, उससे अलाइनेशन की फीलिंग्स का भी पता चलता है। उसके अलावा इस पार्ट में ये भी डिस्कवर किया जा सकता है कि ग्रेगर को ऑफिस मैनेजर बिल्कुल पसंद नहीं था, ना वो उसे पसंद करता था ना ग्रेगर उसे पसंद करता था। इसी पार्ट में ग्रेगर की वॉइस चेंज को भी डिस्क्राइब किया गया है, और उसकी सिस्टर ग्रीट उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ये प्रेजेंट करता है कि दोनों में सिबलिंग रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये आपको इस पार्ट के ज़रिए इसके एनालिसिस के ज़रिए आपको पता चलेगा कि इसमें कि कौन कौन से वाक़यात जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं और किस तरह ये स्टोरी जो है वो बिगन हुई है। उसके बाद पार्ट 2 की समरी अगर हम देखें तो ग्रेगर उसके बाद जो स्टोरी जैसे बिगन होती है, ग्रेगर जो है वो उठता है और देखता है कि कोई उसके रूम में मिल्क और ब्रेड लेकर आया है। तो मिल्क उसे बहुत पसंद था, लेकिन जब वो इंसान था, ठीक है, बट उसे फील होता है कि अब वो उसे वो टेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो नोट करता है कि घर में बिल्कुल खामोशी है। उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि अब इस घर में कोई भी मनी अर्नर नहीं है। फिर उसे लगता है कि कोई दूसरे कमरे में आया है, क्योंकि उसे दरवाजे की दूसरी तरफ लाइट नजर आती है।
फिर वो क्राई करता हुआ सोफे के नीचे चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रीट दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वो फ़ौरन से बंद करती है जब वो देखती है कि ग्रेगर जो है सोफे के नीचे सो रहा है। वो अंदर आ जाती है, वो देखती है कि उसके ब्रदर ने कुछ भी नहीं खाया। फिर वो किचन से स्क्रैप्स लाकर वहाँ के रख देते ताकि ग्रेगर उन्हें खा सके। वो इनके मोल्डिस्ट फूड को वेजिटेबल्स को की निस्बत जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। ग्रेग कुछ देर बाद वहाँ से झाड़ू लगाने आती है तो ग्रेगर उसे सोफे के नीचे से देख रहा होता है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि ग्रीट उसके लिए खाना लाती है, वो उसको खा लेता है। फिर ग्रीट वहाँ से सफाई करती है, फिर वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि ग्रेगर कितना ज़्यादा खाता है। ग्रेगर का ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली को दरवाजे के उस पार सुनने में गुजर जाता है। उसे पता है कि जो पैसे वो रोज़ाना घर दिया करता था वो सारे ख़त्म नहीं हुए हैं। फिर उसे अपने ऊपर प्राउड होता था कि उसने अपनी फैमिली के लिए अपनी फैमिली की अच्छी वेल बीइंग के लिए कितना सपोर्ट किया था, कितना अर्न किया था। फिर उसे ये सुनकर दुख होता है कि उसका फादर क्लम्पसी हो चुका है, जबकि उसकी मदर को अस्थमा है और दोनों में से कोई भी काम करने की कंडीशन में नहीं है। फिर उसे तमाम मेमोरीज याद आती हैं कि इन सब के अलावा ग्रीट के साथ उसका क्लोज रिलेशन था और उसने वायलिन सीखने के लिए म्यूज़िक स्कूल भी भेजा था। स्लोली ग्रेगर अपने न्यू लाइफस्टाइल को फॉलो कर लिया। वो अपने रूम में ही रहता था और चेयर पर क्लेम कर जाता था ताकि बाहर विंडो से देख सके। दो ग्रेट उसका मुसलसल ख्याल रखती थी, लेकिन उसके पास खड़ा नहीं होना चाहती थी। अभी ओबियसली लड़कियों को एक तो ये इंसेक्ट से वो होती है, कोफस सी होती है, और फिर वो क्यों उनके पास जाना चाहती है। वो उसके भाई था इसलिए वो उसको खाना वगैरह तो देती थी, लेकिन उसके पास वगैरह खड़ा नहीं होना चाहती थी। इसलिए जैसे ही ग्रेट अंदर आती तो ग्रेगर जो है वो सोफे के फैब्रिक के नीचे छुप जाता था ताकि उसकी बहन उसको देख के डरे नहीं और कोफत वगैरह जो है वो यानी कि दूसरी तरह फील ना करे। उसके पेरेंट्स ग्रेगर की स्टेट के लिए क्यूरियस तो थे कि वो ऐसा क्यों हो गया है, बट वो उसके रूम में आने से अवॉइड करते थे। उसकी मदर कभी उसको देखने के लिए जिद करती थी, बट उसके फादर और ग्रेट उसे मना करते थे। ग्रेट देखती है कि उसे सीलिंग पर चढ़ना और वॉल्स पर क्लीन करना बहुत पसंद है, तो वो उसे ज़्यादा स्पेस देने के लिए उसके रूम में फर्नीचर को हटाने के बारे में सोचती है। जबकि उसकी जो फादर कहीं बाहर गया होता है तब ग्रेट जो है वो मदर के साथ मिलकर फर्नीचर रिमूव करने लगती है। जो ग्रेगर है पहले की तरह खुद को छुपाता है, तो मदर कहती है कि कहीं ग्रेगर को बुरा ना लगे। यहाँ पे जो मदर की अफेक्शन दिखाई गई है बेटे के साथ, कि वो चाहते हैं कि जब जो ग्रेगर है वो ठीक होगा तो वो क्या कहेगा कि मेरे फर्नीचर क्यों रिमूव किया ये वो। लेकिन यहाँ पे अगर उसकी सिस्टर की अफेक्शन देखी है तो सिस्टर उसके हक में है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पेस मिले, इसलिए वो फर्नीचर रिमूव कर रहे हैं। तो तब ग्रेट अपनी मदर के ऑब्जेक्शन को ओवररूल करती है, क्योंकि वो ग्रेगर के मामले में खुद को एक्सपर्ट समझती है, क्योंकि वो शुरू से ही उसको वो देती आ रही होती है ना फूड वगैरह और उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो ग्रेगर के मामले में खुद को एक्सपर्ट समझती है। जब उसकी मदर और ग्रेट वहाँ से लिविंग रूम में सब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो दीवार पर चढ़कर औरत की तस्वीर को अपने फ़र्ज के साथ कवर कर लेता है कि कहीं कोई इसको ना निकाल दे। मदर ग्रेगर को दीवार पर चढ़ा हुआ देखकर पैनिक हो जाती है और वहाँ से आ जाती है। जब फादर घर वापस आता है तो समझता है कि ग्रेगर ने मदर पर अटैक किया है, तो वो ग्रेगर का पीछा करने लगता है, किसी तरह इसके पकड़ के मार दे। फादर इस पर फ्रूट के साथ अटैक करता है, तभी मदर इसको रोकती है। अब ये पार्ट 2 का यहाँ पे मैं एंड करके इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, फिर हम पार्ट 3 यानी फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। स्टोरी के सेकंड सेक्शन में दिखाया गया है कि ग्रेगर के अंदर कितनी ह्यूमैनिटी बच गई है। सामसा अपनी फैमिली के हर मेंबर के अंदर बचने वाली ह्यूमैनिटी को एक एक करके डिस्क्राइब किया गया है, जो कि ग्रेगर की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हालात में हमें नज़र आता है, क्योंकि हर किसी का अलग परसेप्शन है। फॉर एग्जांपल बिगनिंग में ग्रेगर के लिए मिल्क लेकर आना इस चीज़ को प्रेजेंट करता है कि उसकी सिस्टर को लगता है कि वो अभी भी यानी बग बनने के बाद भी मिल्क को पसंद करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकग्नाइज करते हैं कि ग्रेगर का खाने का टेस्ट बदल चुका है। इसके अलावा वो ज़मीन पर चलने के अलावा क्रॉल और क्लिम्ब करना ज़्यादा पसंद करता है। वो ग्रेजुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है कि उसे ज़्यादा स्पेस देने के लिए तमाम ऑब्स्टिकल्स और तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको उस कमरे से निकाल दे। जबकि उसकी मदर ये आर्ग्यू करती है कि जब जो ग्रेगर है वो अपनी असल फॉर्म में वापस आएगा तो उसे अपनी चीज़ें चाहिए होंगी। इस सेक्शन की स्टार्टिंग में वो इसे अनफॉर्चुनेट सन के तौर पर रेफर करती है, जबकि उसका फादर उस पर वाइल्ड एनिमल समझ के अटैक करता है। इस सेक्शन में कन्फ्यूजन थ्रो रहती है। ग्रेगर खुद को कंसाइल करना चाहता है कि बॉडी के साथ साथ उसकी इमोशन से भी ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है। वो अभी भी इस बात पर प्राउड है कि उसने अपनी फैमिली को पास्ट में हेल्प करने की कोशिश की थी। ये चीज़ शो करती है कि वो अभी भी अपने ह्यूमन पास्ट से खुद को कनेक्टेड महसूस करता है।
मोर एवर इंसेक्ट होने के लिहाज से उसकी प्रेफरेंस फूड प्रेफरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो अपने आप को सोफे के नीचे सबसे ज़्यादा सिक्योर महसूस करता है। इस सेक्शन में ये भी शो किया गया है कि ग्रेट सेल्फ सेंटर्ड ग्रेजुअली सेल्फ सेंटर्ड हो रही है। वो ग्रेगर का काम करना अपनी ड्यूटी समझती है, ना कि काइंडनेस या लव की वजह से ऐसा करती है। दूसरी तरफ ग्रेगर भी ग्रीड की प्रेजेंस को अच्छा नहीं समझता, बल्कि वो अकेले रहने के लिए अपने अकेले रहने को प्रेफर करता है। इस सेक्शन के एंड पर हमें दोनों बहन भाई में मौजूद अफेक्शन कुछ फेड होती नजर आती है, गिव अप होती नजर आती है। इस पार्ट में सैमसा की जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल स्टेट को भी प्रेजेंट किया गया है। शुरू में ग्रेगर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अप्रिशिएट किया जाता था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, इसलिए ग्रेगर भी अपनी फैमिली से अलाइंटेड नहीं रहा। की अगर हम समझी देखें, ये लास्ट पार्ट है। ग्रेगर के फादर के अटैक की वजह से उसकी बैक पर एप्पल लगने की वजह से इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से ग्रेगर की मोबिलिटी पहले से कम हो गई, यानी चलना वो बहुत कम चलता फिरता है और बहुत स्लो चलता है। फैमिली को उससे हमदर्दी होने लगती है। उन्होंने रात के वक्त भी उसके दरवाजे को खुला छोड़ दिया। ग्रेगर अब उनको जो है देख सकता है। फादर जो है वो खराटे लेकर सो रहा है। मदर जो है कुछ सिलाई कर रही थी, जबकि उसकी फ्रेंच की उसके शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ रही थी, फ्रेंच के बारे में पढ़ रही थी और शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ रही, ताकि वो सेल्स क्लर्क से ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सके। ग्रेगर को इस तरह पता चलता है कि घर वालों ने पैसे के लिए ज्वेलरी को बेच दिया है। ग्रेगर ने सोना छोड़ दिया और हर वक्त गिल्टी फील करता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट ना कर सका। ग्रेट अब बहुत मुश्किल से उसका ख्याल रख पाती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब उसकी मदर ग्रेगर का ख्याल रखती है और रूम वगैरह साफ़ करती है। मीनवाइल क्या होता है कि क्लीनिंग लेडी ग्रेगर से रेगुलरली बातें करती है, उसकी तरफ देखती है। एक दिन ग्रेगर ने उस पर अटैक किया तो उस लेडी ने उसकी एक चेयर से सेट करने की कोशिश की ताकि वो पीछे हो सके। फैमिली जो है सैमसा ने अपने अपार्टमेंट में 3 बॉर्डर्स बना लिए थे, यानी वो कुछ लोगों को एक रूम अवेलेबल था तो उन्होंने रेंट पे दे दिया, उनको खाना वगैरह भी देते थे। इस तरह क्या होता है कि एक रात क्लीनिंग लेडी ने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। जब वो लोग बैठे बाहर खाने वगैरह पे मौजूद थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको खाना वगैरह उनकी माँ और बहन देती थी ग्रेगर की। तभी ग्रेगर ने ये लाइक किया कि वो लोग खाने को लेकर बहुत पीकी और चूजी हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्शन शो करवा रहे हैं। वो खाना उसकी सिस्टर और मदर ने पकाया था। ग्रीट अपना वॉयलिन बजा रही थी। वो बॉर्डर्स शुरू में ग्रीट को बहुत क्लोज खड़े थे, लेकिन जैसे ही उसने वॉयलिन बजाना शुरू किया तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया। उनमें से एक बॉर्डर ने ग्रेगर को देख लिया और चिल्लाने लगा। फादर ने जाकर उनको वहाँ से हटाया ग्रेगर को और उनको उसको रूम में भेज दिया और उन लोगों को कहा कि वो रेंट ना दे, ठीक है, लेकिन चलाना वगैरह बंद करें। ग्रेट अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि वो भूल जाएं कि ये बग ही ग्रेगर है, इससे जान छुड़वाएं, क्योंकि अब वो तंग आ गई थी और ये इंतज़ार उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि ग्रेगर दोबारा इंसान बनेगा। तो वो तंग आ गई थी और इसने अपने फादर को आके इससे जान छुड़वाएं और कोई रास्ता तलाश करें। ग्रेगर बहुत टेरिफाइड हो जाता है। पहले ही ये सुनकर अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश करता है। वो सारी रात सोचता रहता है कि काश वो अपनी फैमिली को इस सफरिंग से बचा सकता, और वो मोशनलेस हो जाता है और फाइनली वो मर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सफाई करने वाली लेडी को ग्रेगर की बॉडी मिलती है कि सारी फैमिली इकट्ठी होती है। फादर उन बॉर्डर्स वगैरह को अपार्टमेंट से निकाल देता है। सारी फैमिली वॉक पर जाने की सोचती है, लेकिन पहले वो अपने बॉस को लेटर लिखते हैं कि वो इस काम की वजह से वो किसी काम वजह से काम पर नहीं आ सकते। वो इस लेडी को क्लीनिंग लेडी को भी फायर कर दिया जाता है। ग्रीट और उसके जो पेरेंट वो है अपार्टमेंट छोड़ देते हैं, यानी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपार्टमेंट छोड़ देते हैं। वो सब अपने फाइनेंस को डिस्कस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके पास काफ़ी पैसा है, वो किसी बेहतर लोकेशन में छोटे से अपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं और वहाँ पे जाने का सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। वो सोचते हैं कि ग्रीट को अपने लिए कोई हैंडसम और अट्रैक्टिव हस्बैंड ढूंढ कर शादी करने लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम इस पार्ट का एनालिसिस देखें तो सैमसा फैमिली के तमाम मेंबर अनसर्टेनली तौर पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो ग्रेगर से काइंडनेस रखते हुए इवनिंग में उसके रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं ताकि उन सबके जो ग्रेगर के साथ कांटेक्ट रहे। इससे ज़ाहिर होता है कि वो ग्रेगर को अभी भी इस फैमिली का पार्ट समझते हैं, हिस्सा समझते हैं। जब ग्रेगर इन बॉर्डर्स को, यानी जो लोग आए होते हैं रहने के लिए, उनको डरा देता है तो ग्रीट बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वही अब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो उनको डरा देता है। तो वो सोचने लगे थे कि ये चले जाएंगे तो फिर वो उनका घर में रहना सहना मुश्किल हो जाएगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए फिर वो उसको अपने ऊपर बोझ समझती है और अपने फादर को कहती है
कि अब बग को समझाया जाए कि वो उनको छोड़ दे और ये सब एक दूसरे के साथ सर्वाइवल मुश्किल है, तो अगर वो साथ रहेगा तो वो उनके लिए मुश्किल बन जाएगा। ग्रीट बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है। ग्रेगर को कंफ्यूज फीलिंग इसके लास्ट पार्ट में एक्सपेक्ट किया गया कि फैमिली के लेस इंटरेस्ट से ज़्यादा ग्रेगर उनसे अलाइंटेड हो चुका था, वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करता। फैमिली का ग्रेगर के साथ कंसर्न कम हो चुका था। यहाँ पर ग्रेगर की एंग्जाइटी में इजाफा होता नज़र आता है। स्टोरी के फाइनल में हमें होपफुल टोन नज़र आती है और यहाँ ये प्रेजेंट किया गया है कि ग्रेट की अपनी शख्सियत में मेटामॉर्फोसिस मुकम्मल हो चुकी थी। इट मीन्स कि एक लड़की इस औरत में कन्वर्ट हो चुकी थी। फैमिली जब कंट्री साइड में वॉक करती है, यानी बाहर जाती हैं, वो अपना घर बेचने का सोचते हैं, तो वार्म सनशाइन ऑथर वार्म सनशाइन को यहाँ रिलेट करती है और वो एक न्यू स्टार्टिंग के लिए ख़ुद को रेडी करती है, यानी अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के बारे में सोचती है। तो ये था हमारा आज का नावला, इसके हमने अभी तक करैक्टर्स, समरी और एनालिसिस देखा पार्ट वाइज। अब हम अगर इसके थीम्स को डिस्कस करें, जो थीम इसके अंदर राइटर्स ने यूज़ किए हैं, तो सबसे पहला और जो मेन थीम है अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। तो अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ क्या है? सबसे पहले हम अब्सर्डिटी को देखते हैं। अनरीजनेबल और रिडिकुलस। नॉवल की बिगिनिंग सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी सब लोगों पर रैंडमली और यूनिवर्सली अप्लाई होती है। The metamorphosis deals with an absurd or wildly international event which in itself suggests that the short operates in a random choice universe. अब इस नॉवल में स्टार्टिंग में हमें वेयर्ड यानी अब्सर्ड इवेंट से पता चलता है कि ग्रेगर एक ह्यूज बग में ट्रांसफ़र हो चुका है। क्योंकि ये फिज़िकल तौर पर ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये सुपर नेचुरल सिग्निफिकेंस को दिखाया गया है यहाँ पे, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इसमें ये तब्दीली किस वजह से आई या उसे किसी मिसबिहेव की पनिश मिली है। आल्दो ग्रेगर एक अच्छा सन और ब्रदर था, इसलिए ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस एक अनरीजनेबल अमल है। उसके बाद दूसरा जो थीम है वो डिसकनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ग्रेगर की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी थी, लेकिन उसका माइंड वो चेंज नहीं हुआ था। उसके माइंड और बॉडी में हार्मनी नहीं थी। फॉर एग्जांपल, जब वो पहली दफ़ा उठता है तो वो खुद खड़ा होना चाहता है, इवन कि उसकी बॉडी बिल्कुल सीधी नहीं हो पाती। वो इस हालत में भी उसे अपने वर्क को कंटिन्यू करना चाहता है। और पार्ट 2 की बिगिनिंग में ग्रेटी उसके लिए मिल्क छोड़ के जाती है, तो वो सरप्राइज होता है कि उसे अब वो पसंद नहीं है। दो मिल्क उसकी फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसे पसंद नहीं करता। ग्रेजुअली जब वो अपनी न्यू बॉडी के साथ जो है वो कस्टमाइज हो जाता है, तो उसकी अकॉर्डिंग उसकी फ़िज़िकल नीड्स और डिज़ायर्स भी चेंज हो जाती हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी फ़िज़िकल नीड के अकॉर्डिंग हमारी मेंटल नीड्स भी चेंज होती रहती हैं। और यही क्लाइमेक्स में भी जॉर्ज के माइंड और ग्रेगर के माइंड और बॉडी के दरमियान कन्फ्लिक्ट रहता है। वो फिज़िकल और मेंटली तौर पर कंफर्टेबल नहीं हो पाता। इन अदर वर्ड्स उसकी बॉडी और जो मेंटल है, जो माइंड है, उसका एक दूसरे से अपोज रहते हैं, क्योंकि वो अपनी ह्यूमैनिटी को ख़त्म नहीं करना चाहता। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो लिमिट्स ऑफ सिंपथी है। ग्रेगर की उसकी मेटामॉर्फोसिस के बाद उसकी फैमिली मेम्बर आपस में एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके चेंज के बाद उसके लिए ग्रेट और उसकी मदर सबसे ज़्यादा सिम्पथाइज थे। इसी सिम्पथी की वजह से ग्रेटी उसके लिए केयर टेकर बनी, इवन कि वो उसकी मदर अक्सर उसकी केयर को लेकर आर्ग्यू भी करती थी, जैसा कि फर्नीचर के केस में हुआ। ग्रेजुअली उनकी ग्रेगर के साथ सिम्पथी बहुत लिमिटेड होगी और इवन के वो एम्पथी में कन्वर्ट होगी कि वो एंड पर ग्रेगर से छुटकारा हासिल करना चाहते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो एलिनेशन। ग्रेगर की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये था कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से साइकोलॉजिकल तौर पर डिस्टेंस पर था। उसके चेंज ने उसे अपनी फैमिली मेम्बर से लिटरली दूर कर दिया था और वो ज़्यादातर अपने रूम में सेपरेट ही रहता था। और ग्रिड के अंदर आने के बावजूद वो खुद को सेफ का जो है वो कवर में सोफ़ा के नीचे हाइड कर लिया करता था, ताकि उसे अपनी सिस्टर से इंटरेक्ट ना करना पड़े। फर्दरमोर वो बोलने के काबिल नहीं था, उसलिए सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। लिटरली इसे ह्यूमन रेस से सेपरेट कर दिया गया। इस स्टोरी में
फैमिली से बाहर वो किसी से इतना क्लोज नहीं था और ना ही किसी से ख़ास उसकी फ्रेंडशिप थी। सो इससे ज़्यादा होता है कि वो मेटामॉर्फोसिस से पहले भी ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं था। उसके बाद अगर हम सिंबल्स की बात की जाए, जो सिंबल्स के तौर पर कुछ चीज़ों को यूज़ किया गया इस नोवेला में, तो इस सबसे पहले जो पिक्चर है ऑफ वुमेन इन फर्स, फर्स्ट में एक वुमेन की पिक्चर जो कि फ्रेम करके वॉल पर लगाई गई थी, जैसे कि हम देखते हैं स्टोरी के अंदर, ठीक है। वो ग्रेगर के ह्यूमन होने की सिंबलाइज करती है। स्टोरी में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ग्रेगर उससे इम्प्रेस था। वो एक मॉडल वुमन की तस्वीर थी जिसने फर्दर द थिक फर मफ, जिससे उसकी आर्म्स भी कवर थी, सब पहना हुआ था। उसने वो किसी मैगजीन से उतार कर फ्रेम की थी। उसके साथ ग्रेगर की अटैचमेंट इस वक्त शो होती है जब वो उसे अपने कमरे से निकाले जाने के डर से इस पिक्चर पर क्लेम कर जाता है और उसे अपनी बॉडी से कवर कर लेता है ताकि कोई इस तस्वीर को ना उतार सके। ये पिक्चर ये सिंबलाइज करती है कि यहाँ ह्यूमन डरते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है द फादर्स यूनिफॉर्म, फादर की यूनिफॉर्म की इसकी डिग्निटी, पीटी और रिस्पेक्ट के साथ सिंबलाइज किया जा सकता है। हमें ग्रेगर के थॉट के ज़रिए पता चलता है कि उसके फादर को बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ा। पार्ट 2 में जब ग्रेगर हफ्तों बाद अपने फादर को देखता है तो उसे अपने फादर पर प्राउड के साथ डिग्निटी भी फील होती है। उसका ब्लू यूनिफॉर्म जिस पर गोल्ड बटन लगे हुए थे वो फादर की रिस्पेक्टेबल और अट्रैक्टिव बनाते थे, जिसकी वजह से ग्रेगर को अपने फादर अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद मोटिव यूज्ड इन मेटाफॉर, कि इसके मोटिव कौन कौन से यूज़ हुए हैं मेटामॉर्फोसिस में। सबसे पहले मनी, फादर के बिजनेस में फेलियर और डेब्ट्स की वजह से मनी इस फैमिली का सबसे मेन कंसर्न रहा है। और ग्रेगर का इंसेक्ट्स बनने के बाद सब भी जो है मेन कंसर्न था, उसकी जॉब चली गई और वो फैमिली को फाइनेंशियली जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह जब पार्ट 1 में ऑफिस मैनेजर जो है वो आता है, वो मनी के बारे में डिस्कस करता है और उनके बॉस के ग्रेगर पर डाउट ओके उनके पैसे चुराए हैं। उसके बाद स्टोरी में कंटिन्यूसली में मनी के बारे में जो है डिस्कशन होती नज़र आती है। नेक्स्ट जो मोटिव है वो स्लीप एंड रेस्ट है। मेटामॉर्फोसिस में थ्रू आउट हमें स्लीप और रेस्ट जैसे मोटिव नज़र आते हैं, चाहे ये लैक ऑफ स्लीप हो या एक्सेसिव स्लीप। जैसा कि स्टोरी की स्टार्टिंग में स्लीप होती है जब ग्रेगर सोया होता है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग भी, जब मैंने पार्ट्स बताए उनमें पार्ट 2 की स्टार्टिंग में भी ग्रेगर की दूसरी दफ़ा नींद से उठने से होती है। और फिर जब अपने फादर की तरफ से अटैक के बाद वो सोफे के नीचे जाकर दोबारा सो जाता है। मोreover ग्रेगर की थॉट के ज़रिए डिस्क्राइब किया जाता है कि फादर ज़्यादा टाइम अपनी आर्म चेयर पर रेस्ट करके स्पेंड करता है और जब फादर दोबारा से अपना वर्क रिज्यूम करता है तो अपने यूनिफॉर्म में चेयर पर रेस्ट करके सोया होता है। अब जो टुवार्ड्स द एंड जो ग्रेगर ने जो है वो लिटरेरी सोना छोड़ दिया था, इवन कि इसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट मोटिव है वो फूड है। फूड के ज़रिए हमें सैमसा फैमिली के मेंबर्स का ग्रेगर के साथ अटेंशन नज़र आती है। ग्रेटी स्टोरी में ज़्यादातर अपने भाई का फूड का ख्याल रखती है, उसे उसकी पसंद और नापसंद के मुताबिक खाना प्रोवाइड करती है। जैसा कि मिल्क ना लेने की वजह से ग्रेटी ये समझ पाती है कि ग्रेगर को अब मिल्क की बजाय किसी और तरह का फूड पसंद है। इवेंचुअली ग्रेगर का फूड के ध्यान रखने का प्रोसेस ऐसा ऐसा डिमिश हो जाता है और पार्ट 3 में उसकी मदर और सिस्टर दोनों मिलकर जो है बॉर्डर्स के लिए फूड तैयार करती हैं। देखकर ग्रेगर को भी स्टारवेशन महसूस होती है। मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट किया गया है और ग्रेगर के एग्जांपल्स के एक सिग्निफिकेंस है। दो स्टोरी की बिगन होते ही ग्रेगर की फिजिकल चेंज मुकम्मल हो जाती है और उसका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में उसके बाद ग्रेजुअली अमल में आता है। ग्रेटी की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि वो गर्ल से वुमन बन जाती है। एट द एंड ग्रेट के पेरेंट्स ये रियलाइज़ करते हैं कि अब उसकी मैरिज की उम्र है और उसे एक मैच्योर हस्बैंड की ज़रूरत है। ज़ूलॉजी में मेटामॉर्फोसिस एक स्टेज है जिसमें एक किसी इंसेक्ट और एम्फीबियन में फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है, जिसमें एक इमेच्योर एनिमल की फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है और वो एक एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। द मेटामॉर्फोसिस एज अ एग्जिस्टेंशियल वर्क, अगर हम इसको एज अ एग्जिस्टेंशियल वर्क देखें तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ फिलोसफिकल थ्योरी विच एम्फसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन as a free and responsible agent determining their own development through acts of the will। फ्रांस काफ्का का मोस्टली वर्क उस थ्योरी पर बेस्ड करता है। इसे एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी कहा जाता है।
ये और एग्जिस्टेंशियलिज्म के थीम इसके वर्क में प्रेजेंट होते नजर आते हैं। काफका का ज़्यादातर बिलीव गॉड पर है, ना कि ह्यूमंस पर। द मेटामॉर्फोसिस उसका एक मास्टरपीस है जिसमें दुनिया में इंसानों के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को अनफोल्ड किया जाता है। दो किसी इंसान का इंसेक्ट में चेंज होना एक इम्पॉसिबल अमल है, लेकिन इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के डीपर एस्पेक्ट को डिपिक्ट किया गया है। These are the different elements of existentialism in the Kafka's most famous work, The Metamorphosis. The examples are follows. सबसे पहले आइडिया में मीनिंगलेस और अनरीजनेबल वर्ड का है। इस नावल का मेन कैरेक्टर खुद को एक इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ पाता है, जो कि एब्सर्ड सिचुएशन है और ये फिनोमेना एक रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। ये सारी स्टोरी एक किस तरह से एब्सर्डिटी पे बेस करती है। ग्रेगर्स की ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से काफका की अपनी लाइफ की ट्रबल्स को रिफ्लेक्ट करती है। उसके फादर उसके साथ जो है वो रिलेशन उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि काफका के फादर उसे बिजनेस के लिए प्रेशराइज करते थे। इस वजह से काफका का माइंड ये था कि वो इस सोसाइटी से बिलोंग ही नहीं करता। चैप्टर फर्स्ट में उसकी बेड से उठने की इनएबिलिटी उसकी एक्जिस्टेंशियल एंगस्टमीन एंग्जाइटी से कनेक्टेड है। एक और एग्जिस्टेंशियलिज्म की एग्जांपल ये थी कि ग्रेगर अपनी फैमिली के लिए मनी बैग यानी मनी अर्नर बन चुका था। इसमें ऑथर बहुत सी ह्यूमर्स और एब्सर्डिटी को इंक्लूड किया है। इसमें ब्लैक कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। काफका ने इस नावला में ग्रेगर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए एग्जिस्टेंशियलिज्म को प्रेजेंट किया है। ये आज का हमारा नावला था जिसे लिखा था फ्रांस काफका ने। आज की इस वीडियो में हमने इसको थ्रू आउट ओवरऑल इसको समझा कि ये क्या चीज़ है, यानी कि इसके अंदर इस नावला के अंदर हमने सबसे पहले राइटर के बारे में डिस्कस किया, फिर इसकी पब्लिश डेट यानी कि इसका इंट्रो वगैरह देखा, फिर हमने इसके पार्ट्स के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको इसके समरी को डिस्क्राइब किया और उनकी फिर मैंने एनालिसिस भी साथ साथ किया। फिर हमने थीम्स को, सिम्बल्स को डिस्कस किया, मोटिव को डिस्कस किया, मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस किया वो क्या होता है। फिर उसको इस टेक्स्ट को हमने एज एग्जिस्टेंशियलिज्म टेक्स्ट के तौर पर भी देखा विद एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।